नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस क्लास यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज़ जो है उसका ये थर्ड पार्ट है और हम लोग इस सीरीज़ में क्या डिस्कस कर रहे हैं, ईपीएफओ एग्जाम से रिलेटेड स्पेशल टॉपिक्स जो कि लेबर इशू से रिलेटेड होंगे और जो सारी की सारी स्कीम लास्ट 1 ईयर में जो भी स्कीम्स आई हैं या उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है, जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया, पीएम जय सेहत हो गया, इस तरह की स्कीम जो आती रहती हैं और उनका रिलेशन जो है पुरानी कई स्कीम से भी होता है। तो उस तरह की सारी स्कीम्स और जो भी लेबर इशूज़ आईलो रिपोर्ट सब चीज़ें जो है हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, इवन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है जो प्रेसिडेंट promulgates आर्बिट्रेशन कंसिलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 टू अमेंड द आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996। तो जैसा कि देखिए ये एक्ट है आर्बिट्रेशन कंसिलेशन, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है लेबर वेलफेयर और इंडस्ट्रियल रिलेशन में, तो इसलिए इससे आने के चांसेस, ये क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो इसको मैंने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो इसमें अमेंडमेंट किया किसमें गया है, सेक्शन 36(3) में किया गया है। और क्या अमेंडमेंट किया गया है कि जो अवार्ड जो दिया जाता है ना, पता होता है ना आर्बिट्रेशन कंसिलेशन में अवार्ड मिलता है, मतलब वो अवार्ड नहीं कि कुछ ऐसे दे दिया कि ये लीजिए दिस इज़ योर अवार्ड, ऐसा नहीं। जो रिजल्ट निकलता है किसी भी उसका, है ना, तो वो होता है, उसको अवार्ड बोलते हैं, तो उस पर वो स्टे जो है मिल सकता है। तो इस चीज़ के लिए इसमें अमेंडमेंट किया गया है किस सेक्शन में, सेक्शन 36(3) में। बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ डाउट पूछना है तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो क्या किया है कि पीएम कुसुम स्कीम के अंडर क्या हुआ, एक गोल सेट किया 30.8 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय 2022। तो ये आप याद रख लीजिएगा क्योंकि स्कीम हम लोग कवर कर रहे हैं, तो उसमें मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो टारगेट क्या है, 13.8 गीगावाट जो है हम लोग को कैपेसिटी की जो है सोलर कैपेसिटी से हम लोग को जनरेट करना है। और कब तक का है उसका लिमिट, मतलब टाइमलाइन क्या है, 2022 तक जो है हमको उसको कर। तो निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 जो इंट्रोड्यूस किया था, उसमें क्या था, 2,65,080 करोड़ रुपए जो है, इतना ज़्यादा अमाउंट जो है उन्होंने आवंटित किया था। और इसमें क्या 12 स्कीम्स को कवर किया गया था। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम जो हम लोगों के लिए वो है ईपीएफओ के लिए कुछ फ़ायदा मिला था। ईपीएफओ से रिलेटेड जो न्यू एम्प्लॉयज़ थे उनको इंसेंटिव दिया जाना था, उस इंसेंटिव की बात हम लोग करेंगे आगे। पहले जान लेते हैं कि कैसे मिलने वाला था। ठीक है, तो वो ऐसे मिलने वाला था कि जिन्होंने मार्च 1 और सितंबर 30 के बीच अपनी जॉब खो दी थी। ठीक है, तो ये आ सकता है एग्जाम में, ध्यान सुनिएगा, मार्च 1 से लेकर सितंबर 30 के बीच अपनी जॉब खो दी और उसके बाद अक्टूबर 1 या अक्टूबर 1 के बाद अपनी जॉब पा ली। कहीं भी जॉब उन्होंने स्टार्ट कर दी। और मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी जहाँ पे ईपीएफओ से रिलेटेड कुछ चीज़ें चलती हैं वहाँ पे ना, वहाँ पे उन्होंने जॉब पाई और उसके बाद जो है और उनकी सैलरी 15,000 से कम हो, तो ऐसे लोगों को ये बेनिफिट मिलने वाला है। क्या बेनिफिट मिलने वाला है आगे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए भी कुछ था। तो इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट्स को भी कुछ फ़ायदा मिलने वाला था कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो इस स्कीम के थ्रू करा जाने वाला था। लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट्स कौन से होंगे, तो उस इस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि 50 एम्प्लॉय हैं आपके पास। ठीक है, 50 एम्प्लॉय थे और आपने सितंबर तक आपने दो और एम्प्लॉयज़ को उसमें एम्प्लॉयमेंट दे दिया, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आपको जो है गवर्नमेंट आपका भी शेयर, एम्प्लॉयर का 12% शेयर एम्प्लॉय का होता है, 12% शेयर एम्प्लॉयर का होता है। तो 12% शेयर जो एम्प्लॉयर का होगा, तब उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर का 12% शेयर जो है वो गवर्नमेंट दे देगी। अगर आपने किसी दो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट दिया है सितंबर तक, ठीक है, मतलब पैंडमिक पीरियड है, मतलब आपने सहानुभूति अपनी दिखाई और आपने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट दिया दो लोगों को। अगर आपके एम्प्लॉय 50 से कम थे, ठीक है, और अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय थे तो आपको लोगों कम से कम 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना था, तब आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सब्सिडी सपोर्ट में क्या मिलने वाला था। तो सब्सिडी सपोर्ट में क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अप टू 1,000 एम्प्लॉय, अगर 1,000 एम्प्लॉय तक की ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे 12% मिलने वाला था एम्प्लॉय का शेयर जो गवर्नमेंट देगी, और एम्प्लॉयर का शेयर भी जो है वो गवर्नमेंट देगी। कहाँ देगी, ईपीएफओ को देगी। ठीक है, आपको नहीं देगी, ईपीएफओ को देगी कंट्रीब्यूशन जो होता है। ठीक है, तो वो इस तरह से कंट्रीब्यूशन चलने वाला था। और दूसरी बात, अगर 1,000 एम्प्लॉयर से ज़्यादा है तो क्या होगा, 12% शेयर खाली एम्प्लॉय का दिया जाएगा, एम्प्लॉयर का शेयर तब नहीं दिया जाएगा। और किसके थ्रू दिया जाएगा, वो जो कैसा चेक वेक करना होता है कि कहाँ पैसा कहाँ गया गया नहीं गया, तो वो सब काम होता है आधार सीडेड ईपीएफओ अकाउंट, जो कि बोलते हैं यूएएन। ठीक है, यूएएन एक नंबर होता है। ठीक है, तो मतलब एक कार्ड भी होता है, उस पर नंबर लिखा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें जो हैं चलती हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो उनका नाम है सुनील बर्तवाल, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है दिल्ली में। फिर बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ ECLGS 1.0, इसका
मतलब जान लेते हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है और ये एमएसएमई को क्या करती है, कुछ लोन प्रोवाइड करती है। और कैसा लोन होता है, ये नॉन कोलेटरल लोन होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो ये स्कीम है वो उसी के अंडर आती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोलेटरल, पहले बात तो कोलेटरल फ्री लोन होगा, दूसरी बात होगा कि एमएसएमई को मिलेगा, और तीसरी बात आगे जानते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये रही तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है। बाकी बीच की चीज़ें जो पीडीएफ आप लेंगे तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और ये है कि इसका मॉरेटोरियम पीरियड जो होगा वो 1 ईयर होगा और 4 साल होगा। इसके रीपेमेंट पीरियड जो होगा वो 4 साल होगा और मॉरेटोरियम पीरियड होगा वो 1 साल होगा। समझ रहे हैं मॉरेटोरियम पीरियड। तो और फिर उसके बाद फिर ECLGS का 2.0 वर्जन है ना, जैसे कि वर्जन नहीं आते हैं रोबोट 2.0 ऐसा। तो जो इसका वर्जन 2.0 आया था उसमें क्या हुआ था, उसमें ये 50 करोड़ रुपए तक का क्या है क्रेडिट जो है वो दे सकते थे। अच्छा नहीं, ये तो लिमिट है। ठीक है, 50 करोड़ से ऊपर और 500 करोड़ तक का। ठीक है, तो इतना इन्होंने आवंटन जो है इसके लिए किया था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। इसमें एक चीज़ और थी, इनका मॉनिटरिंग पीरियड तो 1 साल ही रहेगा। ये जो 26 स्टेट सेक्टर्स को जो कामत कमेटी के अकॉर्डिंग जो उसमें मेंशन किए गए थे, तो उनको इसमें इंक्लूड किया गया था ECLGS 2 में। तो उसका मॉरेटोरियम पीरियड जो है 1 ईयर होगा और रिपेमेंट पीरियड जो होगा वो होगा 5 साल। अगर इसके बारे में वो आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कामत कमेटी के अकॉर्डिंग जो 26 सेक्टर्स को या कितने सेक्टर्स को जो है इंक्लूड कर लिया गया था इसके लिए, तो उनके लिए जो है ये चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी बता दिया लिखा है। तो वरना आप लोग ज्ञान पर शक कर लेते कि नहीं आता ही नहीं है, लो लिखा हो बता ही नहीं रहे। चलिए आइडियाज़ की बात करते हैं। आइडियाज़ क्या होता है, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि कोई भी कंट्री किसी कंट्री को ऑफर करती है, कहती है देखिए इतना पैसा आप हमसे ले लीजिए और इतने का क्या करिएगा, हमसे आप कुछ भी खरीद सकते हैं लोन पे, है ना। ये पैसा आप हमको जो है बाद में देते रहिएगा। ये एक तरह का समझ लीजिए एक ट्रैप होता है कि आपने लोन भी दे दिया और आपकी चीज़ें भी जो है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ज़बरदस्ती। ठीक है, तो आपने चालाकी से अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लिया। तो इस ये काम इंडिया के लिए कौन करता है, एग्जिम बैंक के थ्रू होता है, और ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये सब काम करता है। तो इसके लिए तो ये जो ये काम पूरा हो रहा है, तो इसका नाम है आइडियाज़। ठीक है, तो इसका नाम है आइडियाज़, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। तो ये इससे रिलेटेड है। तो इसमें कुछ कंट्रीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है। बाकी अफ्रीका है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गया, लैटिन अमेरिका के रीजन हो गया, तो इन सबको जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं पोषण अभियान। ऑर्गेनाइजेशन केम टुगेदर, 6 ऑर्गेनाइजेशन केम टुगेदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान। तो पोषण अभियान को इम्प्लीमेंट करने के लिए 6 ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर काम करने आई हैं। तो वो 6 ऑर्गेनाइजेशन के नाम इधर लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं नाम नहीं पढ़ने वाला हूँ। इसमें ये क्या हुआ है ये बता देता हूँ। ये न्यूट्रिशन जो है, माल न्यूट्रिशन जो चाइल्ड होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये काम करते हैं। हर महीने एक बार इनकी मीटिंग होती है। और ये स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 2018 में लॉन्च हुई थी। कहाँ से लॉन्च हुई थी, झुंझुनू राजस्थान से लॉन्च हुई थी। तो इतनी सी बातें जो हैं वो आ सकती हैं एग्ज़ाम में, मैंने आपको बता दी हैं। फिर पोषण अभियान में क्या था, मतलब इसका एम क्या था। इसका एम था कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग जो मदर्स है इन अ टाइम बाउंड मैनर विद फिक्स टारगेट्स। ठीक है, तो उनको भी जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, क्योंकि उनको भी काफ़ी ज़रूरत होती है। एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इंटेंसिफाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विस फॉर फर्स्ट 1000 डेज। तो ये पूछ सकते हैं, तो ये आप इंक्लूड कर लीजिएगा नॉलेज में अपनी। तो ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया है एक अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को। इससे जो भी रिलैक्स मिलता था उसको जो है एक्सटेंड कर दिया है। एसिक ने, एसिक के थ्रू इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। तो इसमें क्या मिलता था पहले वो जान लेते हैं कि 25% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ मिलता था, तो उसको अब 50% बढ़ा दिया गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है अब उसको जो है हैज़ बीन एक्सटेंडेड बिटवीन 24 मार्च टू दिसंबर 31 2020। तो ये उसका टाइम पीरियड कर दिया गया है कि इस बीच कोई अगर अनएम्प्लॉय होता है तो उसको जो है ये बेनिफिट मिल जाएगा 50% वेजेस। ठीक है, बैठा बैठा है। उसके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं कि पिछले 2 साल उसको काम करा होना चाहिए कहीं पे, वहाँ पे मतलब लास्ट 2 ईयर जो है उसका एम्प्लॉयमेंट कहीं होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी में आता है कि 78 डेज जो है कंट्रीब्यूशन पीरियड में उसको जो है 78 डेज जो है उसने कंट्रीब्यूट किया हो। और कंट्रीब्यूशन पीरियड जो है कैसे बताऊँ, अरे साल में कंट्रीब्यूशन पीरियड्स होते हैं, साल जो है उसी में डिवाइड होता है, तो उस कंट्रीब्यूशन पीरियड में उसको 78 डेज जो है वो कंट्रीब्यूट करने होते हैं। तो और क्लेम शाल बी ड्यू 30 डेज आफ्टर द डेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इजी सी बात है। फिर नेक्स्ट ये आता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना थी क्या। तो 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था।
और इसमें होता क्या है कि 90 दिन का मतलब 3 महीने का लगभग कह सकते हैं, ठीक है। तो 90 डेज़ का जो है रिलीफ पेमेंट मिलता है बैठे बैठाए। जैसे मान लीजिए आप अनएम्प्लॉय हो गए, कोई चीज़ हो गई ऐसा, तो इसको ऐसा भी कि लाइफ में एक ही बार, ये नहीं कि आपने 2 साल काम किया, चलो यार थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा आराम ले लेते हैं, 3 महीने की ऐसे ही ले लेंगे, है ना, सैलरी 50%, 25%, तो ऐसा नहीं है, एक बार ही आप ज़िंदगी में ले सकते हैं। और 90 डेज़ के लिए जो है इसका बेनिफिट मिलता है। ये कैसे कवर होता है, सेक्शन 29 ऑफ ESI एक्ट 1948 के अंडर। फिर नेक्स्ट है इंटरस्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स के बोलो इंडेक्स, ठीक है, रिलीज बाय इंडिया माइग्रेशन ने जो रिपोर्ट रिलीज करी है। तो इसमें क्या हुआ है, केरला टॉप द मुंबई बेस्ड महाराज बेस्ड रिसर्च सेंटर नॉन प्रॉफिट इंडिया माइग्रेशन नाउ हैज रिलीज्ड इंटरस्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स इम्पैक्ट्स। 2 बार क्या मैंने इसको टाइप किया। अच्छा, क्रक्स की बात करते हैं। क्रक्स ये है कि केरला, गोवा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो है, ये सब ये जो स्टेट्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली इन्होंने इंटीग्रेट करके रखा है माइग्रेंट वर्कर्स को। यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग जाते नहीं इधर उधर। तो ये है इस रिपोर्ट का क्रक्स। तो इसको केरला ने टॉप किया। केरला जो सबसे ज़्यादा, वहाँ से माइग्रेशन बहुत कम होता है, इनका कहने का मतलब ये है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज लेबर, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए डेटाबेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट था उसको बनाना, तो उसको जो है अप्रूवल मिल गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो है उन्होंने आउटले कितना रखा है, 650 करोड़ रुपीज़ जो है इसके लिए आवंटित कर दिए गए हैं। और ये किसके थ्रू ये होगा, ये आधार से कनेक्ट करके जो है आपका सारा डेटा जो है रखा जाएगा, मतलब आपका नहीं, आप तो नहीं हो वर्कर, ठीक है। तो जो वर्कर्स होंगे उस तरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उनके लिए जो है ये डेटा जो है उनको आधार से लिंक करके उनका सारा डेटा जो है बना के रखा जाएगा। और इसमें जो है CSC बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। CSC होता है नहीं, कॉमन सर्विस सेंटर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मिलता है, जहाँ पे आप लोग अपना आय जात प्रमाण पत्र है ना, आधार कार्ड कह रहा हूँ, राशन कार्ड, ये सब चीज़ें जो बनवाते हैं, तो ये सब वहीं से बनते हैं। तो उसमें ये रोल प्ले करेंगे अच्छा खासा। और माइग्रेंट वर्कर्स जो होंगे उनका भी जो है इसमें डेटा जो है रखा जाएगा। अब इसको बनाया, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, तो इससे फ़ायदा ये होने वाला है, मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूँ, मुझे जो है कुछ वर्कर्स की ज़रूरत है। मैं मान लो कोई कंस्ट्रक्शन में काम करवाता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं पता कर लूँगा कि भाई इतने लोग जो है यहाँ पे रहते हैं और ये अनएम्प्लॉयड है इस टाइम पे, तो हम वहाँ से जो है एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं उनको। कोई भी स्कीम है, मान लो ऐसा पेंडेमिक वाला दोबारा आ गया, हमको फिर से पता करना है कि भाई कितने ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो हमारे यहाँ रह रहे हैं, या जो बाहर से आने हैं, हमारे यहाँ से गए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है ये डेटाबेस जो है वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। और फिर उसके बाद कि जो हम लोग का कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन जो है, ये जो कि इम्प्लीमेंट होने वाला है अब अप्रैल से, तो ये सब जो 4 कोर्स थे उसमें भी इसका जो है एक तरह से वो किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब इंट्रोडक्शन इस चीज़ का किया गया था कि कहीं ना कहीं उसमें जो है अलाउंस मिलना चाहिए उनको लेबर का, कहीं, क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स है तो कहीं ना कहीं से जा रहे होंगे, तो साल में एक बार उनको जो है ट्रैवलिंग अलाउंस ये सब होता है, ये सब चीज़ें जो है उनको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और लेक्चर्स आने वाले हैं, धीरे धीरे आते रहेंगे, तो आप इसको जो है यहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी PDF जो है आप टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, गुड बाय।